नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बिल्कुल बाहर हूं। और शुरुआत में ये तस्वीरें आपको दिखा दें। मीडिया का जमावड़ा और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से पुख्ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर आपको बता दें मीडिया की इस संख्या में मौजूदगी और लगातार VIP मूवमेंट जब से कल से मातोश्री में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वर्षा बंगलों से निकलकर, तो यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं आपको हम दिखाते हुए शुरुआत कर रहे हैं शो की। और आपको बता दें कि यही मातोश्री में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विभाग प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। मौजूदा संकट में ज़मीनी हालात का इस बैठक के जरिए उन्होंने जायज़ा लिया। आपको बता दें कि जो ये विभाग प्रमुख होते हैं वो ज़मीनी जानकारी का अहम स्रोत होते हैं। उधर गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों ने शिंदे को अपना नेता चुनकर उनको सभी प्रकार के अधिकार दे दिए। इसके बाद शिंदे ने विधायकों को संबोधित किया। इधर सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस बाहर से भी समर्थन करने को तैयार है। उसका कहना है कि शिवसेना चाहे तो बाहर से समर्थन दिया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि बैठक में संजय राउत के बयान पर चर्चा नहीं हुई। आपको बता दें कि संजय राउत का बयान था कि अगर विधायकों को कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं रहना है तो गुवाहाटी से संवाद न करें, बल्कि मुंबई आकर उद्धव ठाकरे से बात करें, इस पर चर्चा करें। और मैं हवा में ये बातें नहीं कर रहा, अगर महाविकास अघाड़ी से निकलना है तो इस पर विचार कर सकते हैं। इस तरह के बयान संजय राउत देते हुए दिखे। इधर एनसीपी खुलकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नजर आ रही है। एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। हमारा गठबंधन 5 साल के लिए है। अजित पवार ने राउत के बयान पर टिप्पणी नहीं की और कहा कि राउत ने क्यों ये बयान दिया उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने का जिम्मा तीनों दलों का है। इधर शरद पवार ने कहा कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। गुरुवार के दिन शिवसेना के भीतर ही जारी जो लड़ाई है वो विधान भवन तक पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे के खेमे वाले शिवसेना ने दरअसल 12 विधायकों के खिलाफ एक अर्जी दी है और मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इस पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि दोपहर को ही वो यहाँ पर पहुँच गए थे और ये अर्जी दे दी थी। 44 पन्ने की अर्जी है और इसमें कहा गया है कि व्हिप जारी करने के बावजूद वो जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे नहीं, इस बैठक में पहुँचे नहीं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए। 2 बड़े नाम जो इसमें शामिल हैं वो एक तो खुद एकनाथ शिंदे की हैं जिनके वजह से ये पूरी बगावत हुई है, तो दूसरा नाम है भरत गोगावले। भरत गोगावले शिवसेना के विधायक हैं जिन्हें एकनाथ शिंदे के गुट ने तय किया था कि वो व्हिप जारी कर सकते हैं, ना कि सुनील प्रभु। लेकिन अरविंद सावंत का कहना है कि उनकी ओर से जो ये अर्जी दी गई है उसे डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल उन्होंने वो मान ली है, उसे एक्सेप्ट कर ली है और अब वो इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं कि इसके ऊपर आगे क्या कुछ किया जा सकता है। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार अब इसके बाद एक मौका दिया जाएगा कि जो रिबल MLAs हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि आखिर उन्हें डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए और उसके बाद एक फैसला दिया जाएगा। अब फैसला इन दोनों गुटों में से जिसके भी खिलाफ जाए वो कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा किस तरह से गुरुवार को एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे की गुट और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक वहां पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के गुट ने भी अपनी ओर से तैयारियां शुरू की हैं। शरद पवार ने शाम को बात किया, उन्होंने कहा कि आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर आना होगा। वहां पर ये आसाम गुजरात के BJP के विधायक नहीं आ सकते हैं, आपको आंकड़े फ्लोर ऑफ द हाउस में साबित करना होगा। यही बात संजय राउत ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। वहां पर भी उन्होंने कहा कि जो फैसला होगा महाराष्ट्र के भीतर होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस के भीतर होगा। वहीं दूसरी ओर जो तस्वीरें गुवाहाटी से आई उसमें एकनाथ शिंदे के साथ में जो विधायक हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज शाम को भी और विधायक पहुंचे हैं, लेकिन अब ये पूरी कानूनी पेच उद्धव ठाकरे की ओर से ली गई है। नरहरि झिरवाल ने ज़रूर ये जो पिटीशन है उसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब इसके आगे क्या कार्रवाई होती है, एकनाथ शिंदे और उनके जो 12 विधायक हैं उनकी ओर से क्या कुछ तर्क दिया जाता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अहम है। और ये जो संकट है शिवसेना के भीतर ही वो फिलहाल खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कल तक कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे हमारे अपने आदमी हैं, वो वापस आ जाएंगे, जो मजबूरियां हैं वो हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आज यानी गुरुवार रात को कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, 12 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है। तो ये जो परेशानियां हैं और ये जो संकट है वो फिलहाल जल्द से जल्द ख़त्म तो नहीं हो रहा है, बल्कि जो उलझने हैं, जो पेंच है वो और बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या अब तक मजबूत दिख रहा एकनाथ शिंदे का खेमा कमज़ोर होगा? क्या ये 12 विधायकों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई करने की बात की जा रही है उससे कोई असर एकनाथ शिंदे पर पड़ेगा, या फिर जिस तरह से उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि व्हिप जारी करने की जो ताकत है, जो अधिकार है,
वो नरहरि माफ़ कीजिएगा वो भरत गोगावले के पास है, ना कि सुनील प्रभु के पास। तो इसका किस तरह से असर पड़ता है ये देखना अहम होगा। एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से क्या जवाब दिया जाता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन दो गुटों के बीच में ये लड़ाई जारी है। शरद पवार सामने आते हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर वो बाहर से भी समर्थन देने को तैयार हैं। तो अलग अलग बयानबाजी चल रही है। लेकिन पहली बार उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एक कानूनी कदम उठाया गया है। अब वो कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो समय पर ही बता पाएगा। डिप्टी स्पीकर एनसीपी से आते हैं, वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्या एकनाथ शिंदे और उनके जो 12 विधायक हैं वो क्या कुछ कहते हैं, इन सभी चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। 5 बजे बुधवार शाम को पहुंचने की ये व्हिप जारी की गई थी। अब तक 12 ही विधायकों के नाम क्यों दिए गए हैं, जब ये सवाल भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये शिवसेना की अपनी जो उन्होंने सोचा उसके अनुसार किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़े। तो क्या और विधायकों के भी नाम दिए जाएंगे और क्या ये कानूनी पेच वाकई लंबा खींचता जाएगा, ये देखना काफ़ी अहम होगा। तो फिलहाल ये जो संकट है, सियासी संकट शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे के खेमे और एकनाथ शिंदे के खेमे के बीच, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। विधायकों के खिलाफ आपने डिस्क्वालिफिकेशन अभी तो ये आए, फिलहाल हमने 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है और मांग की है कि इनके ऊपर इनकी सदस्यता रद्द, मेंबरशिप है ना, मेंबर ऑफ लेजेंड, तो मेंबरशिप रद्द की जाए, ये मांग हमने की है, वो भी संविधान के कानून के तहत। क्या कारण, क्या तर्क दिए हैं कि इनके रिजिग्नेशन होने चाहिए या इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए? तर्क नहीं होता यहाँ, तर्क तो बहुत कुछ है यहाँ कानूनन, मैंने कानूनन बात की है, तर्क की बात नहीं की है। कानूनन इनको कोई अधिकार नहीं है, समझे आप। कानूनन पार्टी का अधिकार है। पार्टी के व्हिप ने मीटिंग को बुलाया, मीटिंग की नोटिस जारी कर दी। नोटिस में हालांकि वहाँ भी मौजूद लिखा था कि अगर आप यहाँ मीटिंग को आए नहीं, तो अगर उपस्थित नहीं रहे तो आप कानून, आपके ऊपर कानून कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई के लिए हमने आज पिटीशन लिया। एक्सेप्ट हो चुका है? हाँ, पिटीशन लिया ना। एक बड़ी खबर आई है कि 12 ऐसे विधायक हैं जिनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग शिवसेना ने की है, उनकी प्ली एक्सेप्ट हुई है, लेकिन अब तक डिस्क्वालीफाई ये विधायक हुए नहीं हैं। तो उद्धव ठाकरे की जो खेमे के शिवसेना है, उनकी ओर से ये मांग की गई है। जिस तरह से एक व्हिप जारी किया गया था और ये लोग नहीं पहुंचे थे, इसके आधार पर यह मांग की गई है कि इन सभी लोगों की जो सदस्यता है उसे ही रद्द कर दिया जाए। अब आगे क्या ये मामला, क्या ये जो प्ली है वो स्वीकार होती है? स्वीकार होने के बाद क्या उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है उन्हें रद्द किया जाता है या नहीं, इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर है, और रात में भी जो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो हलचल है वो लगातार जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना जो है इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई रास्ता मिलता नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा एक तरह से कहा जिस तरह से नज़र आ रहा है, जैसे कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की थी और फिर वर्षा छोड़कर वो यहाँ पर मातोश्री अपने निजी निवास पर चले आए थे, तो जगह जगह रास्ते भर में शिवसैनिक दिखे थे। लेकिन आज शिवसैनिकों का दिन भर उस तरह से उत्साह या कहें या फिर सड़क पर नहीं दिखे। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी सभी को मना किया गया है, कहीं इस तरह का कोई आदेश नहीं है। बहरहाल इन सब बातों से ये तो नज़र आ रहा है कि शिवसेना जो है एक तरह से अब सरकार बचाने की स्थिति में नहीं है और उसने उम्मीद भी लगभग कहीं ना कहीं छोड़ दी है। लेकिन अब वो चाहती है कि पार्टी कम से कम बची रहे और इसीलिए अब वो अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है और ख़ास करके जो शिवसैनिक हैं उनको अपने साथ में जोड़ने की और उनमें एक उत्साह भरने की और की तरफ काम चल रहा है। इसी को देखते हुए आज एक तरफ जहां कि दादर के जो विधायक दादर माहिम के चले गए थे सदा सरवणकर, वो उस खेमे से निकलकर सीधे एकनाथ शिंदे के खेमे चले गए हैं, तो वहां के कुछ कार्यकर्ताओं को, शिवसैनिकों को बुलाया गया था और वहां पर उन्हें बताया गया कि फिर से नए तरीके से संगठन एक तरह से को जोड़ा जाए और आगे की तैयारी की जाए। जो जहाँ तक सरकार बचाने की लड़ाई है वो ऊपरी स्तर पर लड़ी जाएगी, लेकिन जो शिवसैनिक हैं, जो विभाग प्रमुख हैं, उप विभाग प्रमुख हैं, शाखा प्रमुख हैं, उप शाखा प्रमुख है और गढ़ प्रमुख हैं, ये संगठन को मजबूत करने की फिलहाल की कोशिश में जुटे रहे। और इसी लिहाज से यहाँ मातोश्री पर भी आज जो विभाग प्रमुख हैं उन विभाग प्रमुखों
को बुलाया गया था मुंबई के, उनकी एक बैठक हुई और रणनीति तैयार की गई कि कैसे संगठन को पकड़ कर रखना है। अभी तक विधायक तो उनके हाथ से निकल गए हैं, लेकिन पार्टी न निकले, कोई कार्यकर्ता न निकले, नेता न निकले, इसकी कोशिश की जाए और उनके कैसे कार्यक्रम बनाए जाएं, कैसे लोगों तक जाया जाए, इसकी पूरी एक रणनीति तैयार की गई। और उसके बाद जो शहर के विभाग प्रमुख थे उनको यहाँ से जाने दिया गया है। और अब जो है कल की जो जानकारी मिल रही है कि कल जो राज्य के जिला के जो प्रमुख हैं उन सभी को बुलाया गया है सेना भवन में और उनसे भी इसी तरह की बात की जाएगी। यानी सत्ता और पार्टी दोनों में से किसको महत्व दिया जाए, तवज्जो दिया जाए। तो अब स्पष्ट होता दिख रहा है कि शिवसेना, खास करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक तरह से समझ चुके हैं कि जो सरकार है वो बच पाना बहुत मुश्किल है उनकी, क्योंकि जो बहुमत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो एकनाथ शिंदे के खेमे के साथ जा रहा है। तो पार्टी को बचा के रखा जाए, पार्टी बची रहेगी तो आगे फिर से सत्ता हासिल की जा सकती है, ये कहीं ना कहीं कोशिश है। और एकनाथ शिंदे के खेमे से वापस लौटे शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख ने जो आरोप लगाए थे कि उन्हें जबरन ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती किया गया था, ये कहते हुए कि उन्हें अटैक आया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके शरीर में कुछ प्रक्रिया करने की कोशिश की गई थी। इस पर झूठ इसको बताते हुए तमाम दावों को, आरोपों को एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से तस्वीरें और कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, जहां पर ये बताने का दावा किया गया है कि उनको लौटना था, ऐसी इच्छा उन्होंने जाहिर की थी। उसके बाद चार्टर प्लेन के जरिए उन्हें यहाँ पर महाराष्ट्र वापस भेजा गया। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि जब नितिन देशमुख सूरत पहुंचे थे तो वहां उन्होंने कहा था कि उन्हें वापस आना है, उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सारा मामला खराब कर देंगे, इसलिए उन्हें चार्टर्ड प्लेन से महाराष्ट्र भेजा गया। अपने इस दावे के समर्थन में शिंदे कैंप ने चार्टर्ड प्लेन में बैठे नितिन देशमुख की तस्वीर भी जारी की है, जिसमें वो कहीं से भी बीमार या तनाव में नजर नहीं आ रहे। नितिन देशमुख ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस से अपनी ये बात दोहराई थी और कहा कि उन्हें जबरन सूरत ले जाया गया था, सरकारी अस्पताल में रखा गया, जबकि उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उधर गुवाहाटी से शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने तस्वीर जारी कर अपने साथ 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। महाराष्ट्र का जो राजनीतिक गणित है वो बहुत ही चेंज होता रह रहा है और ये जो चेंज हो रहा है ये गुवाहाटी में हो रहा है। और कुछ देर पहले और दो जो शिवसेना के विधायक हैं वो गुवाहाटी पहुंचे हैं। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे हैं और जो एमएलए हैं संजय राठौर वो भी हैं, उनके साथ एक एमएलसी है रविंद्र फाटक, वो भी आए हैं। मगर रविंद्र फाटक का नंबर गिनती में नहीं आएगा क्योंकि वो एमएलसी हैं। तो अब जो नंबर दिख रहा है, जो लोग अंदर हैं होटल में, वो जो लोग शिंदे को सपोर्ट करते हैं वो है 46। ये 46 में 37 शिवसेना के एमएलए हैं और बाकी 9 एमएलए इंडिपेंडेंट हैं। और आज रात तक और 1 या 2 एमएलए की आने की बात है इस होटल में। और जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है ये है कि कल भी कुछ एमएलए, एमएलसी और शिवसेना के एक एमपी भी गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। तो सब मिला के अगर देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक जो खबर लग रही है कि कल तक एकनाथ शिंदे एक 45-46 प्लस का एक फिगर लेके सेटल होना चाहते हैं। मगर अब वो स्पीकर और राज्यपाल को अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खुद शिवसेना के 37 एमएलएज हैं, 37 विधायक हैं। तो जो 2/3 मेजॉरिटी जो है विद इन द पार्टी, विद इन शिवसेना, वो अब शिंदे के पास है। मगर आगे देखना पड़ेगा कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि और भी कुछ लोग आ रहे हैं और ये जो आना है, जो एमएलए, एमएलसी या फिर एमपी का आने का सिलसिला है वो कल तक भी जारी रहेगा। और शुक्रवार को यानी कि कल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरेंगी। आज वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दिल्ली पहुंची। यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति के साथ साथ कई बड़े बीजेपी नेताओं से भी मिली। एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए उनका नजरिया उल्लेखनीय है। ये एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो आजादी के 75 साल
बाद मोदी जी ने निचले पायदान के समाज में पैदा ली हुई बेटी को नारी सशक्तिकरण, समाज का सशक्तिकरण, और मैं बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने ट्वीट कर कहा, उनकी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे और नामांकन के दौरान संसद में मौजूद भी रहेंगे। उधर विपक्ष द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी को वैचारिक चुनौती देने की तैयारी में है। राष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एक बयान जारी कर कहा, यह व्यक्तियों के बीच की नहीं, 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी जरूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहां पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव आज बिकम ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट होगा हमारे आइडिया ऑफ इंडिया और आरएसएस बीजेपी के आइडिया ऑफ इंडिया के बीच में। आइडिया ऑफ इंडिया वी प्रोजेक्ट एज सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज। राष्ट्रपति चुनावों को विपक्ष एक तरह की वैचारिक लड़ाई में बदलने की कोशिश में है। इससे राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित हो या ना हो, इसका असर राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों पर पड़े या ना पड़े, लेकिन ये चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की एकजुटता की एक कसौटी जरूर बन सकते हैं। दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आज दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही चहल पहल दिखी। लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक दिखे, लेकिन गर्मी, वर्किंग डे और शायद उपचुनाव ही होने की वजह से पोलिंग बूथों पर ज्यादा लंबी लाइन नहीं दिखी। क्या सोचकर आपने वोट देने का मन बनाया है आज? कि जो हमारे विधायक हमारे स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके, स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सके, जो उसके लिए हमारा अपने क्षेत्र का विकास हो, बस इसी के लिए वोट दिया है और वोट हमारा अधिकार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सोच के दिए हैं कि अच्छे काम करेंगे आगे और सब कुछ अच्छा ही हो, इसलिए हम अपना मतदान अपना मन से दिए। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने केजरीवाल के नाम और काम पर जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार ने दावा किया कि वो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी। देखिए, माहौल बहुत पॉजिटिव है। जहां भी मैं जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि भाई हम झाड़ू को वोट दे रहे हैं, और उनका भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पे, यहाँ की हमारे जो अच्छे काम हुए हैं उसको लेकर बढ़ा है और मजबूत हुआ है। लोग चाहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनका विधायक होगा तो काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बड़ा दिन आपके लिए। माहौल तो आप देख रहे हैं भाजपा में ही है। आपके सामने भी जो आ रहा है वोटर आ रहा है, मुझे आशीर्वाद देके जा रहा है। जो पहले अंदर से आ रहा है वो आशीर्वाद देके जा रहा है, क्योंकि यहाँ का बेटा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, मेरा परिवार 75 साल से रह रहा है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट राघव चड्ढा के इस्तीफे से खाली हुई थी, जो अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। ये सीट जीतना सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल है, जबकि विपक्षी बीजेपी के लिए सत्ताधारी पार्टी को घेरने का मौका। नतीजे रविवार 26 जून को घोषित होंगे। इस बार की गर्मियों में दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने थे। नगर निगम चुनाव तो हुए नहीं, राजेंद्र नगर का उपचुनाव ही हो गया। खैर, उपचुनाव के बारे में हमेशा ये ज़रूर माना जाता है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी का पलड़ा भारी होता है, लेकिन उपचुनाव के साथ एक समस्या भी होती है कि अगर सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीत जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन अगर हार जाए तो बहुत से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया। ये दोनों ही सीटें आपको बता दें कि आजम खान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विधानसभा जाने के बाद खाली हुई थी। मतदान के दौरान सपा ने आरोप लगाया कि प्रशासन पुलिस के इस्तेमाल से वोटरों को मतदान करने से रोक रहा है। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
रामपुर में आजम खान और आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी हुई है। अखिलेश यादव ने अपनी सीट पर अपने परिवार के धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। अखिलेश इस सीट को लेकर इतने विश्वास में हैं कि एक बार भी आजमगढ़ प्रचार करने नहीं आए। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। जब बसपा भाजपा अथवा किसी विपक्षी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने आजमगढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, आजमगढ़ के लोगों को उपेक्षित किया है। ये आजमगढ़ के लोग महसूस करते हैं, इसलिए लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में उनका आशीर्वाद और समर्थन रहा। बीजेपी ने यहां भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है, जिनके लिए प्रचार करने योगी भी पहुंचे और दोनों उप मुख्यमंत्री भी। वैसे बीएसपी ने यहां से गुड्डू जमाली को उतारकर मुकाबला एक हद तक तिकोना कर दिया है कि 1.5 साल में 15 साल का काम करके दिखाएंगे आजमगढ़ में, तो जनता जो है उस भरोसे पे आई है और कमल का निशान ही दब रहा है। रामपुर में आजम खान ने अपने करीबी आसिम राजा को टिकट दिया और जमकर प्रचार भी किया। आजम खान ने मतदान के दौरान आरोप लगाया कि पुलिस सपा के मतदाताओं को बूथ तक नहीं जाने दे रही। कहाँ मतदान है, कहाँ है मतदान? थाने पट्टे पड़े हैं, गलियों के नुक्कड़ों पर मार मार के औरतों को मर्दों को भगा दिया गया है। खाली पड़े हैं मतदान केंद्र का, वो वोट डालने वाला ही नहीं है कोई। भाई चलिए, हम तो इंसान की आंख है, कैमरे की आंख तो पक्षपात नहीं करेगी। उससे दिखा दीजिए आप डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सारे बड़े बूथ, एक आदमी भी नहीं है वोट डालने वाला पिछले 3 घंटों से। बीजेपी ने रामपुर से ओबीसी कार्ड खेलते हुए घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। ये दोनों ही सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं और इन दोनों सीटों के नतीजे बताएंगे कि अब भी यूपी का मुसलमान सपा के साथ है या नहीं। रामपुर से तमकीन, आजमगढ़ से रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।